किस्त नंबर 6 नावल इश्क मौत पर मुसन्फा शाज़ मंशा। सुल्तान और चिट्टे की उम्र में तकरीबन 10 साल का फर्क था। सुल्तान ने 10वीं के बोर्ड के पेपर देने से इनकार कर दिया और घर वालों से कहा कि मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा। जब पढ़ के भी रिक्शा चलाना है तो मैं अभी से रिक्शा चलाना सीख लेता हूँ, पढ़ाई में अपना वक्त क्यों जाया करूँ। सब ने उसे बहुत समझाया। माँ ने तो 100 गालियां दी कि जिद छोड़ दे, आगे पढ़ ले, पढ़ लिख के कोई अफसर बन जा, तेरी माँ की हसरत पूरी हो जाएगी। मगर वो हमेशा ये कहकर इनकार कर देता, चिट्टा भाई पढ़ लिख के कौन सा कोई अफसर बन गया है, उसे तो कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता था लोग उसे सॉरी कहकर इनकार कर देते थे। पूरे 2 साल चिट्टे भाई ने नौकरी के लिए जाया कर दिए और जो जिल्लत उठाई वो अलग। मुझसे नौकरी के लिए जिल्लत नहीं उठाई जाती, किसी के आगे जाके नौकरी के लिए तरले नहीं किए जाते। मैं भी अपना ही काम करूंगा, चिट्टे भाई की तरह अपना रिक्शा लेकर ही चलाऊंगा। चिट्टे ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि मैं कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वैसे भी तुझ में और मुझ में फर्क है, तू कौन सा मुझ जैसा दिखता है, वैसे भी अपने अपने नसीब की बात है, हो सकता है तेरे नसीब में पढ़ लिख के अफसर बना लिखा हो। वो अपने मासूम से छोटे भाई को कैसे समझाता कि ये लोग, ये माशरा, ये दुनिया शक्ल और सूरत देखती है, बेजान डिग्री वाले कागजों पे कौन नजर डालता है। सबसे पहले तो लोग शक्ल और सूरत देखते हैं, फिर कोई बात शुरू करते हैं। अगरचे वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर अपने तालिब इल्मी के दौर में वो एक ज़हीन तालिब इल्म रहा था। हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता, अपने तमाम उस्तादा का वो पसंदीदा तालिब इल्म होता। उसकी क्लास में बहुत से लड़के उसके दोस्त होते। सुल्तान को समझाते समझाते हमेशा वो अपने तालिब इल्मी के दौर में खो जाता। यही कहता वो दौर कितना हसीन था, जिसमें कोई परेशानी, कोई गम, कोई फिक्र ना थी। जब सारे घर वाले उसे समझा समझा कर थक गए, माँ की मार का भी इस पर कोई असर ना हुआ, तो उसके बारे में यही फैसला किया गया कि उसे रिक्शा चलाना सीखने के लिए भेजा जाए। शायद दिन भर की धूप में जलने के बाद उसका जहन बदल जाए, मगर ऐसा ना हुआ। वो रोज रात को हंसी खुशी घर लौटता और बड़े मजे से अम्मा को सारे दिन के वाकयात के बारे में बताता। चिट्टा सुल्तान को सारा दिन रिक्शा चलाने के असूल बताता। रात को वापसी पर सुल्तान रिक्शा चलाकर घर की तरफ ले आता। रिक्शा खुद चलाते हुए बड़ी खुशी महसूस करता, हमेशा गुनगुनाते और झूमते हुए घर की तरफ लौटता। रात को घर लौटते ही उसने माँ को सलाम किया। माँ ने उसका मुंह चूमा और सो बुलाएं ली। आ गया मेरा पुत्र खैर से, अल्लाह तुझे बुरी नजरों से बचाए। अम्मा, भाई को किसकी नजर लगनी है? करीब बैठी बहन ने माँ की दुआ सुनकर हंसते हुए इस्तफसार किया। चल्ली ना हो तो तुझे क्या पता, ऐसे बेटे तो माएं दुआएं करके मांगती हैं, जैसा मेरा चिट्टा पुत्र है। चिट्टे ने माँ की बात सुनकर एक सांस अंदर को खींचा, खिसियाना सा होकर मुस्कुरा दिया। बहन के सर पर प्यार किया, उससे अगले दिन का जेब खर्च दिया। दोस्तों से मिलकर आता हूँ ये कहकर बाहर निकल गया। उसके घर के करीब एक चौधरी का डेरा था, जहाँ वो और उसके दोस्त रोजाना रात को इकट्ठे होते। दिन भर के कामों के बारे में बातचीत होती, हल्ला गुल्ला होता, मौज मस्ती होती। सबसे बढ़कर सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। डेरे के बाहर कई लोग मुख्तलिफ चीजें खाने की लगाए खड़े होते। कोई रेडी पर चिप्स लगाए खड़ा होता, किसी ने मुख्तलिफ रंगों वाला जायकेदार पानी और किसी ने गोलगप्पे, पापड़ी चाट और क्रीम चाट के स्टॉल लगाए होते। अपने दोस्तों में से चिट्टा सबका लीडर था। उसने एक असूल बनाया था कि रोजाना रात को तमाम दोस्त अपनी जेब में से थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर यहाँ से कुछ न कुछ खा लिया करेंगे। इस तरह ये बाहर खड़े लोगों की मदद भी हो जाया करेगी और खाने का मजा भी लूट लिया जाया करेगा। डेरे के बाहर खड़े चीजें लगाए लोगों की ज्यादा आमदन देखकर कई रेडी फरोश और छाबड़ा फरोश भी वहां आकर अपनी चीजें बेचने के लिए खड़े हो जाते। नावल इश्क मोतबर जारी है।
اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز اور لسنرز، یہ رہی میرے ناول کی چھٹی قسط۔ امید ہے میرے ناول کی چھٹی قسط آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اب میرا ناول بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میرا پورا ناول سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا ناول آپ سب کو کی زندگیوں میں کچھ نیا چینج لانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ میرے ناول کو سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ آپ کی قیمتی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے قسط نئے الفاظ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔